लेक्चर नंबर 20। अच्छा भाई, कल वाली वर्किंग मुझे करवा दें, वो जो की थी। लोन कितना लिया था? $1000। डेट किसी को याद हो? 31/12। कितना वापस किया था? लोन वापस नहीं किया था, सिर्फ इंटरेस्ट पे किया था। ये कॉस्ट वाले नहीं आए ना अभी? अच्छा, आ गए हो? लेट लेट छोड़े आज? किस टाइम? 51 पे। अच्छा जी, अब भाईजान इसमें इंटरेस्ट कितना है और प्रिंसिपल? इसमें इंटरेस्ट कितना है और प्रिंसिपल? चलें जी, ये वो हो गया वहाँ तक जहाँ तक हमने कल पढ़ा था। अब हम आगे मूव करते हैं, आज वाला पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ तक कल वाला ख़त्म हो गया। अब आप हजरात लोन का अकाउंट बना लें। पेज नंबर कौन सा था किताब का? $475। अच्छा भाई, कल वाला हमने बना लिया था, अब इसको सॉल्व करना शुरू करें। मुझे ये बताएं कि 1 जनवरी 2020 को पहले फॉरेन करेंसी में अकाउंट पूरा करवाएं माय डियर। $1000। लोन रिसीवेबल टाइप अकाउंट बनाना है आज या लोन पेएबल टाइप? लोन पेएबल टाइप। जी बोलें, कैश डेबिट लोन क्रेडिट बोलें। 80 रुपए की एंट्री बोलें। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन क्रेडिट। इंटरेस्ट को भी लोन अकाउंट में डाल दें। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट लोन क्रेडिट। कितना? $80। क्या हमारे साल में कोई पेमेंट हुई? हाँ, इंटरेस्ट ही तो साथ साथ पे हो रहा है माय डियर। क्या हमारे साल में कोई पेमेंट हुई? इंटरेस्ट तो साथ साथ पे हो रहा है, यही तो लोन में कल सिखाया था। तो 31/12/20 कितना कैश पे हुआ? $80। डॉलर अकाउंट में कैरी डाउन कोई बंदा निकलवा दे। डॉलर अकाउंट में कैरी डाउन 1000। इधर आगे आ जाएं, 4th रो में आ जाएं। अच्छा जी,
अब आप बता दें इंटरेस्ट एक्सपेंस को सिर्फ एवरेज रेट से मल्टीप्लाई करना है, बाकी को स्पॉट रेट से। यकम जनवरी का रेट क्या है? रुपीज़ के साथ 1 नहीं लगा हुआ, इसलिए मल्टीप्लाई वाला सवाल है। डॉलर के साथ 1 लगा हुआ है। और एवरेज रेट क्या है? 155। और 31 दिसंबर का रेट क्या है? 151। जी आ जाएं, थर्ड रो में आ जाएं, थोड़ी जगह बना दें इधर, टाइम पे आया करें। जी भाईजान स्पॉट रेट बताएं यकम जनवरी का। एवरेज रेट 31 दिसंबर का रेट चलें जी। जवाब भाई इधर ये जगह है ना, आगे चलें। अब आप मुझे बता दें ये था 4th और 5th रो में जगह बनवाएं, फर्स्ट रो में भी जगह है। जवाब इधर जवाब 12040। इधर जवाब, इधर जवाब 150 1000। अब ये अकाउंट टैली नहीं करा, तो देयर मस्ट बी फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस। तो कोई ना कोई फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस होना चाहिए। बताएं जी, डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रही है या क्रेडिट साइड पे? कुछ डेबिट कह रहे हैं, कुछ क्रेडिट कह रहे हैं। किधर बैलेंसिंग फिगर आ रही है? डेबिट साइड पर। अच्छा एंट्री बताएं डेबिट साइड पर अगर फिगर बैलेंसिंग आ रही है। पहले अमाउंट बता दें। 1040। अब एंट्री बताएं। लोन डेबिट तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट, तो गेन है। लोन डेबिट तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट, तो गेन है। क्रेडिट साइड पे आ रहा है, कह रहे हैं डेबिट साइड पे आ रहा है। 10। आप बताएं जी, लोन क्रेडिट तो दूसरा अकाउंट, लोन क्रेडिट तो दूसरा अकाउंट डेबिट, तो एक्सचेंज लॉस अकाउंट 31 दिसंबर 2020। भाई क्या टाइम है क्लास में आने का? समझ रहे होगे, तसल्ली हो रही होगी, दिल को सीए हो रहा है। भाई इधर आगे आ जाओ, पिलर वाली रो में जल्दी करो। अच्छा अब मोहतरम कैरी डाउन को बनाएं ब्रॉड डाउन। यकम जनवरी 21, $1000। ये टाइम है क्लास में आने का? ज़रब छोड़ें, पहले डॉलर अकाउंट में अकाउंट पूरा करें। अब 80 रुपए की एंट्री बताएं। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लोन क्रेडिट। और 1080 की एंट्री बताएं। लोन डेबिट कैश क्रेडिट, बोले। अच्छा इस सारे की एंट्रीज बताएं, मैंने पहले दिन भी बताई थी।
बोले 1000 की कैश डेबिट लोन क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, लोन डेबिट कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, लोन डेबिट। जी अमाउंट $1080। डन। चलें जी नेक्स्ट। अब कैरी डाउन निकाल दें, बैलेंसिंग। हाँ जी, स्पॉट रेट क्या है 31 दिसंबर 20 वाला? 151। वही जो कैरी डाउन था ब्रॉड डाउन बन गया। एवरेज रेट 2021 का 151 पॉइंट। स्पॉट रेट 31/12/21 का 152.5। हाँ जी बोलें। 12140 16। एक्सचेंज लॉस 1560। जर्नल एंट्रीज बताएं जी। कैश डेबिट लोन क्रेडिट 1.5 लाख, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट 1204, लोन डेबिट कैश क्रेडिट 1208, एक्सचेंज लॉस डेबिट लोन क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, लोन डेबिट, एक्सचेंज लॉस डेबिट लोन क्रेडिट। ये हुई होंगी सोल्यूशन में। बातें ना करें थर्ड रो में, हाइब्रिड में, फोर्थ रो में। ओके नेक्स्ट। जी शुक्रिया बहुत लेट आने पे। भाई इधर आ जाओ पहली रो में। आज जिंदगी को करीब से देखो। पेज 465, पेज 465।
जी बहुत शुक्रिया हाइब्रिड में लेट आने पे। ये सबको नोट किया जा चुका है, आज क्लास के एंड पे इनकी क्लास होनी है। जिस तरह अपने फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है ना, इससे बेहतर है खिलौनों के साथ खेल लिया जाए ज़िंदगी में। मॉनेटरी एंड मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी नहीं, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी आइटम्स होते हैं जी रिसीवेबल, और जहाँ मनी रिसीवेबल हो या पेबल हो। डेटर इज अ, और बोले मॉनेटरी आइटम। क्या करना है इसी को भाई, इसके इसी का टेम्परेचर लो करा दें। डेटर इज अ मॉनेटरी आइटम बिकॉज कैश इज रिसीवेबल। क्रेडिटर इज अ मॉनेटरी आइटम बिकॉज कैश इज पेएबल। एक्रूअल्स ना, जैसे रेंट पेएबल, बिजली का बिल पेएबल, डेट इज ऑल्सो अ। भाई एक एक चीज़ को गौर से सुना करें। अब उसने एमसीक्यू बनाया इस दफ़ा, और ख़ास तौर पे उसने बीच में रिफंड लाइबिलिटी पूछी है। अब किसी को एक चीज़ भी अगर आपने मिस कर दी डिस्कशन में, तो पूरा एमसीक्यू गलत हो जाना है। ये वाला इसी एक्रूअल्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेएबल भी लिख सकते हैं आप, बिजली का बिल पेएबल, नहीं वो जगह बना रहे, अगली रो में आ जाना। लोन रिसीवेबल पे बना दिए तो अच्छे बच्चे हैं। लोन रिसीवेबल पेएबल, ये भी क्या है? मॉनेटरी। इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट पेएबल, ये भी क्या है? कैश में डिविडेंड पेएबल है, बोनस शेयर्स नहीं, कैश में डिविडेंड पेएबल, दिस इज ऑल्सो। अच्छा, पैसे जो घर में पड़े हुए हैं या दराज में, मॉनेटरी। पैसे जो बैंक में पड़े हुए हैं, इंक्लूडिंग टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट होता है बैंक में पैसे रखवाए हुए हैं लंबे अरसे के लिए, टर्म डिपॉजिट। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, ये लोन रिसीवेबल टाइप होता है। लेकिन आप ऐसा करें, इसके आगे लिख लें IFRS 9। IFRS 9 में हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स। लीज रिसीवेबल इज अ मॉनेटरी आइटम, लीज लाइबिलिटी इज अ मॉनेटरी आइटम। एडवांस नॉर्मली नॉन मॉनेटरी है, लेकिन अगर आपने कोई एम्प्लॉय को एडवांस दिया और कहा मुझे पैसे वापस कर देना कैश में, तो एडवांस टू बी रिसीव्ड बैक इन, इट इज अ, वरना जनरल रूल पे, जनरल रूल क्या सवाल साइलेंट होता है, एडवांस के बदले चीजें आनी है या पैसे आने हैं, चीजें आनी है, तो नॉन मॉनेटरी है। नॉन मॉनेटरी है बस, अगर टू बी रिसीव्ड बैक इन कैश है तो मॉनेटरी है। करंट टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी जो गवर्नमेंट को पे करनी है, डेट इज ऑल्सो आ। ये डेफर टैक्स लाइबिलिटी आप IAS 12 में पढ़ेंगे। रिफंड अगर आपने कैश में वापस करना है, रिफंड आपने कैश में वापस करना है, तो फिर ये मॉनेटरी है। जगह बनाओ ना, देखो आप ही की तरह वो भी लेट आया, जैसे किसी ने आपके लिए जगह बनाई थी, आप इसके लिए जगह बना दो। अगली रो में आ जाओ, सेकंड बेंच पे आ जाओ भाई, वो कह रहे हैं। नहीं इधर ठीक है, इधर जगह है। अच्छा आगे चलें। अच्छा वैसे ही जनरल पूछ रहा हूँ, यानी कि थोड़ा सा इधर बैठ के सीए मुश्किल हो जाता है, क्यों? वजह क्या है? वैसे ही पूछ रहा हूँ। नज़र नहीं, उधर से इधर तक तो नज़र आता है, पहली रो वालों का मसला होता है। अच्छा आगे, प्रोविजंस टू बी पेड इन, प्रोविजन का मतलब लिखें कोर्ट केस पेएबल, कोर्ट केस पेएबल। लेकिन इसको ना अभी छोड़ दें, इसके साथ IAS 37 लिख लें। ऑडिट में पढ़ लिए ये प्रोविजंस, चलें छोड़ें, IAS 37 में हम पढ़ेंगे।
प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स का मतलब लिखें ग्रेच्युटी पेएबल। एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम पर ग्रेच्युटी दी जाती है। पीपी इज अ नॉन मनी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज अ intangible assets are investment in shares is a non money item. Investment in shares. Biological assets is a right of use is a non monetary. Inventory, advance paid for goods और जहां हमारा राइट टू रिसीव गुड्स या राइट टू रिसीव कैश है, एडवांस रिसीव फ्रॉम फॉर गुड्स, लाइबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी लफ्ज छोड़ें, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी आप पढ़ेंगे IFRS 15 में। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से जो एडवांस आ गया। यार ये प्रीपेड एक्सपेंसेस क्यों नॉन मॉनेटरी में आ रहा है? एक्सेलेंट, राइट टू रिसीव सर्विस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या चीज़ हैं? एसेट होता है ना, लेकिन ये नॉन मनी है। कैसे? इन दिसंबर you paid rent of जनवरी एंड फरवरी 2011। इसको क्या कहेंगे? पेड रेंट या प्री पेड रेंट? इसके अगेंस्ट जनवरी फरवरी में पैसे आने हैं, जनवरी फरवरी में घर इस्तेमाल करना है। तो प्री पेड इज अ राइट टू रिसीव सर्विस। प्री पेड कार्ड भी तो यही है, आपने पैसे दे दिए हैं, हो सकता है अगले साल आप अपने नाखूनों से उसको स्क्रैच करें, तो सर्विस तो अगले साल लेनी है। तो इसलिए प्री पेड इज अ राइट टू रिसीव सर्विस, दैट्स व्हाई इट इज अ नॉन मॉनेटरी आइटम। प्रोविजंस नॉट टू बी सेटल्ड इन कैश, इसको छोड़ें, अभी IAS 37 में देखेंगे। डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट की क्या एंट्री होती हैं? कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट, कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट। और फिर डेफर्ड ग्रांट डेबिट P&L। आप बताएं फ्यूचर में कैश इन्वॉल्व होना है या आज ही पहली एंट्री में कैश इन्वॉल्व हो गया? तो इसलिए फ्यूचर में कैश इन्वॉल्व नहीं होना, दिस इज नॉन मनी, नॉन मनी। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है, लेकिन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के अगेंस्ट पैसे नहीं आते। जब शेयर्स बेच दो फिर पैसे लेने का हक होता है। ये खुद शेयर्स पैसे तो नहीं होते ना, शेयर्स पैसे तो नहीं होते ना, शेयर्स तो नहीं पैसे ना, मनी टाइप चीज़ तो नहीं है ना कि इसके अगेंस्ट इसको बेचेंगे तो पैसे आएंगे, लेकिन डेटर से तो आने ही पैसे हैं, क्रेडिटर से तो आने ही पैसे हैं, बेचने बुझने का चक्कर ही नहीं। अच्छा, इक्विटी आइटम्स अपीयरिंग इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल आ रहा है, रिटेन्ड अर्निंग आ रही है, लिखें, रिवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है, शेयर प्रीमियम आ रहा है। ये सारी चीज़ें नॉन मनी है, इनको हमेशा आपने नॉन मनी कहना है, इनको रट्टा मार लें। शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस, शेयर प्रीमियम, ये सारे नॉन मनी है। अगर ग्रांट रिसीवेबल इन कैश हो तो वो फिर मॉनेटरी आइटम है। शेयर प्रीमियम,
शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस, शेयर प्रीमियम, पेज नंबर 508। कैंग्रो लिमिटेड, पेज नंबर 509। कैंग्रो, भाई अपनी अपनी किताबें निकालें हाइब्रिड में। सेकंड रो में किताब किधर है? कैंग्रो लिमिटेड, अ पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी, इज preparing its financial statements for the year ended 31 December 2017. Following information is available during the year. Foreign currency transactions. KL purchased an investment property in United States for $2.6 million. 10% advance payment was made on Jakam May and 70% advance payment was made on Jakam July on transfer of title. यानी मुझे लग रहा है 10% एडवांस यकम मई को दिया है और यकम जुलाई को 70% पैसे दिए हैं जब टाइटल ट्रांसफ़र हुआ है, और द रिमेनिंग अमाउंट वाज पेड ऑन यकम अगस्त 2017 और बकाया अमाउंट 10 अगस्त 2017 को, यकम अगस्त 2017 को दिए। यकम सितंबर 17 को केएल ने इस प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ा दिया। सालाना किराया इसका 0.24 है फॉर 1 ईयर एंड सारा किराया एडवांस में मिल गया। केएल फॉलो कर रहे फेयर वैल्यू मॉडल, केएल फॉलो कर रहे फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी के लिए फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो कर रहा है। इसका मतलब है हम कॉस्ट मॉडल पे रखेंगे या फेयर वैल्यू पे ले आएंगे। ऑन 31 दिसंबर 2017 एन इंडिपेंडेंट वैल्यू डिटरमिन्ड दैट फेयर वैल्यू वाज 2.5 मिलियन। $2.6 पे खरीदा था और फेयर वैल्यू जब निकाली तो वो 2.5 है सिर्फ। भाई एसी को सेट करना है। भाई एडवांस का पे किया है, पहले 2.6 का ब्रेकअप बना लें। %, 70%, 10% कितना बना? 70%, 1.8 और 20% 0.5। ये वाला इसी दूसरा वाला नीचे करना है इसका। और इस वाले का भी
16 पे ही रखे ना। अच्छा 20 पे कर दें। अच्छा 0.26 मल्टीप्लाइड बाय 100। यकम में को आपने एडवांस दी है। यकम में 2000 एंट्री बोलें एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट जी 0.26 कितना आ गया 26। यकम जुलाई 2017 को टाइटल ट्रांसफर हो गया और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपके नाम हो गई है 70% पेमेंट करके। यकम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट एडवांस क्रेडिट कैश कितने डॉलर 1.82 डॉलर कितने का है यकम जुलाई 17 को जी 105 105 वही होता है। आपके इलाके में कुछ और तो नहीं कहते? जवाब दे दें जी 190.1 पेएबल कितने डॉलर 0. ज़रब रुपीस ओके। नेक्स्ट, जब भी एडवांस इन्वॉल्व हो जाए तो प्रॉपर्टी की प्राइस कैसे निकालें? बैलेंसिंग जी 27 1.7 वर्किंग खोल लें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का टी काउंट एडिशन 27 अब आप पेमेंट करा दें। पेमेंट पेमेंट की डेट बताएं। पहले कैश इन्वॉल्व करें। 0.52 डॉलर ज़रब। ये कम अगस्त को डॉलर कितने का है?
108 जवाब 60.16। पेएबल को किताबों से ख़त्म करें 54.6। हाँ जी, अब गेन लॉस निकाल दें। लॉस आ रहा है, हाँ जी 1 आगे चलें। ये कम सितंबर की एंट्रीज कर दें जो एडवांस में कराया आया है। जल्दी करें जी। ऑन यकम सितंबर KL रेंटेड आउट दिस प्रॉपर्टी एंड साल का किराया फॉर 1 ईयर रिसीव्ड इन फुल इन एडवांस। आज किराया एडवांस में मिल रहा है, मिलना भी नॉन मॉनेटरी आइटम है जी। एडवांस दे रहे हैं, एडवांस आ रहा है। डेट बताएं 2000 अनअर्न्ड रेंटल इनकम क्रेडिट डॉलर क्या ईयर एंड पर इसको वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारेंगे या नहीं गुजारेंगे? नहीं गुजारेंगे। ईयर एंड पे इसको वर्सेस वाली कैलकुलेशन से नहीं इसलिए नहीं गुजारेंगे कि जब हमारे पास कैश आ गया है तो भाड़ में जाए डॉलर जितने मर्जी का हो, बड़े कम हो, जो मर्जी हो, डॉलर के साथ हमें क्या। वर्सेस वाली कैलकुलेशन से तो उनको गुजारते हैं जो मॉनेटरी आइटम्स हैं। अभी हम पढ़ के आए हैं कि एडवांस कस्टमर से आ जाना इज अ नॉन मॉनेटरी आइटम। क्या ये जो मेरा अनअर्न्ड रेंटल इनकम आ रही है इसके बदले में मैंने फ्यूचर में उसको घर किराए पे देने हैं या पैसे लेने हैं? घर किराए पे देने हैं या पैसे लेने हैं? भाई ये लाइब्रेरी टाइमिंग के लिए प्रिंसिपल साहब के पास जाओ ना, मुझे क्यों मैसेज कर रहे हो? पता नहीं क्या क्या नाम है आपका, पता नहीं क्या नाम है, मुझे नाम नहीं पता। प्रिंसिपल साहब के पास जाओ, ये मैसेज मुझे क्यों करते हो? तो अनअर्न्ड रेंटल इनकम, अनअर्न्ड रेंटल इनकम, इसके अगेंस्ट फ्यूचर में रेंट अर्न होना है या और पैसे आने हैं? अब जब सारे पैसे आ गए तो आई एम नॉट एक्सपोज टू फॉरेन करेंसी रिस्क, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बस अब इसमें थोड़ी सी इनकम बुक कर लें इसमें से।
अनअर्न्ड रेंटल इनकम डेबिट और रेंटल इनकम क्रेडिट। जी बोले, कितने महीने सर्विस दे दी? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितने महीने हो गए? 4 महीने। इंटू 4/12, 8 आगे पढ़ें जी। केएल फेयर वैल्यू मॉडल पे रख रहे हैं। क्या मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पे ले जाऊं या कॉस्ट पे पड़ा रहने दूं? फेयर वैल्यू पे ले जाएं। फेयर वैल्यू क्या है और डॉलर कितने का है? 116 का। हाँ जी, 290 फेयर वैल्यू गेन। ये क्या चक्कर है? मैंने कहा था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नॉन मनी टाइप चीज है, इसको ईयर एंड पे लेटेस्ट रेट पे नहीं लाना। क्या करें, ये तो नॉन मनी टाइप चीज है और इसको ईयर एंड पर आप लेटेस्ट रेट पे उठा के ले आए 116 के। मेरे भाई अगर आप इसको रीवैल्यू कर रहे हैं ना तो फिर आपको इसको लेटेस्ट रेट पे भी लाना पड़ेगा। रीवैल्यू किस स्टैंडर्ड की रोशनी में कर रहे हैं? IAS 41 की रोशनी में। IAS 21 की रोशनी में तो नहीं कर रहे। जब आप फेयर वैल्यू पे IAS 41 की रोशनी में लेके जा रहे हैं तो फिर जब फेयर वैल्यू पे चला 40, जब आप फेयर वैल्यू पे IAS 40 की रोशनी में लेके जा रहे हैं तो IAS 40 की रोशनी में इसको लेटेस्ट मार्केट रेट पे भी फिर लाना पड़ेगा। तो मैं इस वजह से इसको लेटेस्ट एक्सचेंज रेट पे नहीं ला रहा कि ये नॉन मनी है, सॉरी ये मनी आइटम है, बल्कि ये नॉन मॉनेटरी आइटम है। मैं इसको लेटेस्ट रेट पे इसलिए ला रहा हूं कि IAS 40 की रोशनी में से मैं क्या कर रहा हूं? फेयर वैल्यू पे ला रहा हूं। गेन लॉस $18.3। जर्नल एंट्री बताएं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट। कितने से? 18.3 से। वो आप देख लो जैसे भी है, लेकिन ओवरऑल तो सर फेयर वैल्यू रुपीस में दी होती तो नहीं ले आते आप, फिर वो रेट लगा के देता। कौन? हाँ जी, किसके लिए? नहीं नहीं नहीं, जब फेयर वैल्यू लेटेस्ट है तो फिर एक्सचेंज रेट भी लेटेस्ट होना चाहिए।
from. चलें जी, थर्ड रो में मोबाइल शोबाइल छोड़ दें, अब सीए शुरू हो गया है। हो जाएगा मेरे ख्याल से अपलोड तो। क्या मंडे का टेस्ट तुझे इतनी फिक्र बात है सर इसकी। हफ्ते वाला पता नहीं, मुझे नहीं पता, अभी देखते हैं, सारे ही करवा देते हैं भाईजान। संडे पूरा, मंडे पूरा, 2 छुट्टियां। Page number 468. Page number 468. अच्छा भाई, अच्छा ये ना 2-3 छोटे छोटे सवाल हैं, कॉन्सेप्ट देना है। एन एंटिटी मेड अ क्रेडिट सेल ऑन यकम जनवरी 2010 फॉर $15। फॉलोइंग एक्सचेंज रेट्स आर अवेलेबल। यकम जनवरी 10 को रेट है 115, ईयर एंड पे रेट है 117।
तो $15 को जब आप ज़रब देंगे 115 से तो सेल आ जाएगी 17, क्योंकि डेटर मॉनेटरी आइटम है। क्योंकि डेटर क्या है, इसलिए ईयर एंड पर इसको वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारेंगे और इसको लेटेस्ट रेट पर लेकर आएंगे। तो मॉनेटरी आइटम्स को ईयर एंड पर रीट्रांसलेट किया जाता है। लेटेस्ट रेट पे लाया जाता है। अभी मैं ये नोट करने दूंगा आपको। मिस्टर ए बॉट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑन 1 जनवरी 2010, जैसे हमारे सवाल में थी, फॉर $80। लाइफ इज फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन 31 दिसंबर 10 इज $90। डॉलर 1 जनवरी को 115 का था और 31 दिसंबर को 117 का है। जनरल एंट्रीज पास करें एज्यूमिंग कॉस्ट मॉडल। अगर मैं कॉस्ट मॉडल फॉलो करता हूं, $80 की प्रॉपर्टी ली है, 115, तो 9200 का ये हो जाएगा। और डेप्रिशिएट करना है 4 सालों पे, तो 9200 डिवाइड बाई 4। नॉन मॉनेटरी आइटम्स आर नॉट रीट्रांसलेटेड एट ईयर एंड अंडर कॉस्ट मॉडल। नॉन मॉनेटरी आइटम्स के अंदर कॉस्ट मॉडल जब यूज हो रहा हो तो इनको ईयर एंड पे रीट्रांसलेट नहीं किया जाता। डू नॉट रीट्रांसलेट एट ईयर एंड। इनको ईयर एंड पे रीट्रांसलेट ना करें। लेकिन अगर इनको फेयर वैल्यू पे रखें, भाईजान अटेंटिव रहना यार, क्या किधर क्या कर रहे हैं आप लोग, इंपॉर्टेंट बात होने लगी है। इसके बेस पे 3 MCQs आए हुए हैं, आई कैप में, पास पेपर में आए हुए हैं। अच्छा, जब खरीदा प्रॉपर्टी कितने की थी, 80 की, और डॉलर कितने का था। जब फेयर वैल्यू पे लेके गए तो प्रॉपर्टी कितने की हो गई, और डॉलर, तो 80 ज़रब 115 वर्सेस 90 ज़रब 100। क्यों 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 भाईजान, कॉस्ट मॉडल में तो मैंने 117 को इग्नोर किया है, कॉस्ट मॉडल में 117 को इग्नोर किया है, कॉस्ट मॉडल में 117 को इग्नोर किया है, लेकिन अब मैं ले रहा हूं 80 वाला 90 पे चला गया और 115 वाला, और फेयर वैल्यू गेन आ गया। जैसे हमारे सवाल में भी थोड़ी देर पहले पता नहीं फेयर वैल्यू गेन आया था। आप बता दें क्या 117 लेटेस्ट रेट नहीं है? Yes, if non-monetary items are kept at fair value, they are retranslated when the fair value is measured. जब फेयर वैल्यू मैयर होगी उनको लेटेस्ट रेट पे लाया करेंगे। तो क्या जिंदगी में कभी नॉन मॉनेटरी को भी लेटेस्ट रेट पर लाएंगे? क्या जिंदगी में कभी नॉन मॉनेटरी को भी लेटेस्ट रेट पर लाएंगे? kept at fair value ये kept at revaluation मॉडल
किताब के शुरू में जो खाली सफ़े बने हुए हैं वहाँ जाके नोट कर लें। हाँ जी, फिर भी लाएंगे क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल है ना, फेयर वैल्यू मॉडल ना 80 पे ही रहेगा, लेकिन फेयर वैल्यू मॉडल में वो अब चीज़ें तो अपडेट करनी पड़ेंगी सारी। हाँ इसी तरह करेंगे हम, वो उसके सवाल करने हैं। हो सकता है। तो मनी आइटम्स को ईयर एंड पर रीट्रांसलेट किया जाता है और जो नॉन मनी आइटम्स हैं उनको ईयर एंड पर रीट्रांसलेट नहीं किया जाता, लेकिन अगर उनकी फेयर वैल्यू डिटरमिन करनी हो तो फिर उनको ईयर एंड पर भी रीट्रांसलेट किया जाता है। क्लियर? पढ़ें जी पेज नंबर 466। नॉन मनी आइटम्स कौन से? रिकॉर्डेड एट स्पॉट रेट ऑन द डेट ऑफ at the end of no retranslation is the transaction is left at. However, if non-monetary item is carried at then retranslated exchange rate prevailing at the date when the fair value is अच्छा fair value gain under IS 40 is recorded in P&L. Therefore, exchange difference is also recorded in P&L. अच्छा ये IS 38 और IS 16 का गेन लॉस कहाँ जाता है? अगर पहली दफ़ा गेन आ जाए तो वो OCI में जाता है, अगर पहले से कोई लॉस पड़ा हो तो वो लॉस ख़त्म होता है, फिर भी कोई बच जाए तो OCI में जाता है, अगर ना बचे तो सारा गेन P&L में जाता है। ये सारी बातें हम करेंगे किसी दिन सवालों में, लेकिन मुझे एक चीज़ बता दें, क्या सारे एक्सचेंज गेन लॉस P&L में जाया करेंगे? यस, एक्सेप्ट अगर कभी मैं IS 16 या IS 38 का आपको सवाल कराऊंगा IS 21 के साथ, तो उसमें जो एक्सचेंज गेन लॉस आएगा वो हो सकता है OCI में चला जाए। वो किस पे चला जाए? क्यों OCI में जाएगा? क्योंकि आपको पता है एसेट की रिवैल्यूएशन गेन भी तो OCI में जाता है। IS 16 में एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस इन OCI क्रेडिट। क्या सारे एक्सचेंज गेन लॉस P&L में जाते हैं? हाँ, आज तक हमने 5 दिनों में जितने सवाल किए हैं P&L में ही गए हैं। एक एक्सेप्शन है,
अगर IS-38 या IS-16 की रिवोल्यूशन हो रही हो, जो कि आज तक हमने की नहीं क्लास में, तो फिर एक्सचेंज गेन लॉस OCI में भी जा सकते हैं. The exchange difference is recognized in the same location as revaluation gain loss. The revaluation gain, when there is no previous loss, under IS-16 and IS-38 is recorded in OCI. Therefore, exchange difference is also recorded in OCI. ये तो हो गए नॉन मॉनेटरी आइटम्स. अब कौन से आइटम्स आगे जी? मॉनेटरी. मॉनेटरी आइटम कौन से होते हैं? डेटर, क्रेडिटर, कैश, बैंक, लोन. Our transaction must be translated at spot rate on the date of transaction. नोट को छोड़ें अभी. At the end of financial year, monetary item must be retranslated at the rate ruling at the exchange difference is recorded in P&L. इसको काट दें. जब ट्रांजैक्शन सेटल हो, यानी कैश पे करें, सेटल का मतलब लिखें कैश पे. जब डेटर क्रेडिटर को कैश पे करें, डेटर से कैश रिसीव हो, क्रेडिटर को कैश पे करें. व्हेन द ट्रांजैक्शन इज सेटल, जब ट्रांजैक्शन सेटल हो, द रिसीट और पेमेंट मस्ट बी रिकॉर्डेड एट द रेट रूलिंग एट द डेट ऑफ, एंड द एक्सचेंज डिफरेंस इज टेकन टू P and interest income and interest expense are always recorded on इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस को एवरेज रेट पर रिकॉर्ड किया जाता है. अच्छा, ये नोट की उर्दू लिखें. क्या चीज? और पैसे सारे एडवांस मिल जाए, तो ये सवाल तो किया अभी. अच्छा जी, आखिरी बात, फिर मैं IFRS 16 का एक सवाल कराना है आज. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज़्यादा सेल्स कर रही होती हैं, तो मंडे को भी सेल की, वेडनेसडे को भी सेल की, फ्राइडे को भी सेल की, तो ये फिर स्पॉट रेट यूज़ नहीं करती. ये पूरे वीक के एक एवरेज रेट यूज़ कर लेती हैं सेल के लिए. सेल के लिए, हालांकि मैंने सेल के लिए आपको मना किया एवरेज रेट यूज़ नहीं करना. ना सेल के लिए एवरेज रेट यूज़ करना है, ना परचेज के लिए. इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस के लिए एवरेज रेट यूज़ करना है. लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन जो ज़्यादा सेल्स कर रही हों, कभी मंडे की सुबह सेल कर रही हैं, कभी ट्यूसडे की शाम को सेल कर रही हैं, कभी जुमेरात की सुबह सेल कर रही हैं, यानी फॉरेन सेल बहुत ज़्यादा हो, तो वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी के लिए, आसानी के लिए, वो वीक का एवरेज रेट, मंथ का एवरेज रेट भी यूज़ कर सकते हैं. नोट, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी IS-21 अलाउ करते हैं एंटिटीज को टू यूज एन, IS-21 एंटिटीज को कहते हैं आप एवरेज रेट यूज कर लो फॉर अ टाइम पीरियड, किसी भी खास टाइम के लिए, वीकली और मंथली रेट, इफ द एक्सचेंज रेट डज नॉट फ्लक्चुएट सिग्निफिकेंटली ओवर द पीरियड. अगर रेट ज्यादा ऊपर नीचे ना हो रहा हो. तो लिखें सेल के लिए भी वीकली रेट यूज किया जा सकता है आसानी के लिए. सेल के लिए भी वीकली रेट यूज किया जा सकता है अपनी आसानी के लिए. हाइब्रिड में फोर्थ रो लिख लिया आपने उर्दू में. सेल के लिए भी वीकली रेट यूज किया जा सकता है अपनी आसानी के लिए.
चलो भाई दूसरा पार्ट बना दो।